Okay, in this lecture we will study about the circuit model of the antenna. तो आप देखिए कि एंटीना क्या है. एंटीना इज़ नथिंग बट इट्स अ मेटालिक स्ट्रक्चर विच रेडिएट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. आप इस फिगर में देखिए कि दिस एंटीना इज़ कनेक्टेड विथ ट्रांसमिशन लाइन एंड ट्रांसमिशन लाइन इज़ कनेक्टेड विथ सोर्स. तो व्हाट इज़ ट्रांसमिशन लाइन. ट्रांसमिशन लाइन क्या है? एक गाइडिंग स्ट्रक्चर है जो कि एनर्जी को अलोंग इट्स लेंथ क्या करता है, गाइड करता है. तो ट्रांसमिशन लाइन क्या है? ट्रांसमिशन लाइन इज़ अ गाइडिंग स्ट्रक्चर जो कि अलोंग इट्स लेंथ क्या करता है, एनर्जी को गाइड करता है. एंटीना क्या है? एंटीना एक रेडिएटिंग स्ट्रक्चर है. तो ये ट्रांसमिशन लाइन किससे कनेक्टेड है? सोर्स से कनेक्टेड है. आप देखिए यहाँ पे सोर्स मैंने कैसा यूज़ किया है, टाइम वेरिंग यूज़ किया है, साइनसॉइडल सोर्स यूज़ किया है. तो इस साइनसॉइडल सोर्स की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी और कुछ ना कुछ ऑपरेटिंग वेवलेंथ होगी. तो यदि मुझे ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पता है तो ऑपरेटिंग वेवलेंथ कैसे निकालूंगा मैं? C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा से मैं यहाँ पर ऑपरेटिंग वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकता हूँ. अच्छा, साथ साथ ये देखिए इसका, इस सोर्स को मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? Vg लिखा है. Vg मतलब वोल्टेज है. दुनिया का कोई भी एलिमेंट होगा वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस एग्जिबिट करता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस दिखाता है. इसी तरीके से ये सोर्स भी क्या करेगा? कुछ ना कुछ अपना इम्पीडेंस दिखाता है. तो ये Zg क्या है? इम्पीडेंस ऑफ द सोर्स है जो कि कॉम्बिनेशन है किसका? रेजिस्टेंस का और सम रिएक्टिव पार्ट का. तो ये देखिए इस तरीके के पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. Zg क्या हो सकता है? R प्लस जे टाइम्स ऑफ Xg. यदि प्लस जे है मतलब इंडक्टिव, माइनस है तो कैपेसिटिव. केवल Rg भी हो सकता है, प्लस Xg भी हो सकता है, माइनस Xg भी हो सकता है. इनमें से कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है. तो सोर्स का कुछ ना कुछ क्या होगा? इम्पीडेंस भी होगा. अच्छा, इस केस में हमने ये एज्यूम किया है कि ये जो गिवन ट्रांसमिशन लाइन है वो कैसी लाइन है? लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है. तो व्हाट डू यू मीन बाय लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन? अच्छा, किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का यदि आप एक यूनिट सेल का, एक सेल का यदि इक्विवेलेंट सर्किट देखें तो उसमें क्या होगा? R भी होगा, L भी होगा, G भी होगा और C भी होगा. आप इंडक्टर और कैपेसिटर का नेचर कैसा होता है? ये दोनों एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस दोनों एनर्जी को डेसिपेट करते हैं. तो एक्चुअली में एनर्जी स्टोरेज से हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है हमारी एनर्जी का डेसिपेशन हो जाए. यदि हमारी एनर्जी का डेसिपेशन हो गया तो हमारे लिए वो लॉस है. तो R और G जो है वो क्या है? रेजिस्टेंस क्या करता है? यदि कभी भी किसी रेजिस्टेंस से करंट पास हो तो वो क्या करेगा? जो पावर है, जो एनर्जी है, वो हीट के फॉर्म पे उसे क्या करेगा? डेसिपेट करेगा. तो वैसे देखा जाए तो R और G देखा जाए तो दोनों एक तरीके के लॉसी एलिमेंट्स हैं. तो यदि मैंने बोला लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है तो R और G का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. लेकिन साथ साथ आप देखिए कि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों कैसे एलिमेंट्स हैं? फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एलिमेंट हैं. यदि मैं एक्सएल की बात करूं तो एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा एल. एक्सी इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा सी. आप फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट इन दोनों पैरामीटर्स पे देख सकते हैं. कैसे? यदि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक्सएल बढ़ जाएगा, एक्सी रिड्यूस हो जाएगा. यदि आप फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करोगे तो एक्सएल कम हो जाएगा, एक्सी बढ़ जाएगा. तो इस तरीके से हमने ये देखा कि ये दोनों फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एलिमेंट हैं, जबकि ये दोनों कैसे हैं? लॉसी एलिमेंट हैं. तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं इस केस में कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन कैसी है? लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो चलिए इसकी सर्किट मॉडलिंग करते हैं. इसकी मॉडलिंग में क्या करेंगे? इसकी मॉडलिंग में क्या है? ये सोर्स है, Vg है और इसका कुछ इम्पीडेंस है. तो सर्किट में हम हमेशा क्या दिखाएंगे? Vg दिखाएंगे और इसका इम्पीडेंस Zg दिखा देंगे. ट्रांसमिशन लाइन कैसी है? लॉसलेस है. देखिए ये लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है. अच्छा, आप देखिए कि आप इसमें ये देखिए
कि ये जो एंटीना है, एंटीना किस नेचर का होता है, एंटीना मेटालिक नेचर का होता है। तो यदि ये मेटल है तो मेटल का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। आगे चल के हम डिस्कस करते हैं, पहले थोड़ा सा और ट्रांसमिशन लाइन डिस्कस करते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन को मैंने क्या माना कि लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है। तो ठीक है, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है। तो यदि आर की वैल्यू 0 है, यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है, तो इस चीज़ का क्या मतलब है कि रेजिस्टेंस कैसा है, शॉर्ट सर्किट है, मतलब एक शॉर्ट सर्किट फॉर्म पे। कंडक्टेंस की वैल्यू 0 है, इस चीज़ का क्या मतलब है, इस चीज़ का मतलब ये है कि कंडक्टेंस हमेशा रेजिस्टेंस के क्या होता है, इन्वर्सनली होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस में। आप सोच के देखिए, यदि कंडक्टेंस की वैल्यू यदि 0 है तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। यदि कंडक्टेंस 0 है मतलब रेजिस्टेंस कैसा है, इनफाइनाइट है। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है, वो ओपन सर्किट है। अच्छा, साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो इंडक्टर और कैपेसिटर हैं दोनों कैसे एलिमेंट हैं, दोनों फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एलिमेंट हैं। अच्छा, सोच के देखिए, यदि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत छोटी है तो ओमेगा एल भी बहुत छोटा होगा। बहुत छोटा मतलब कि एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव कर सकता है। यदि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत कम है तो एक्सी बहुत हाई होगा। हाई होने का मतलब जैसे रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है तो वो किसकी तरीके से दिखता है, ओपन सर्किट के तरीके से दिखता है। चलिए इन सब कंसेप्ट को अपने मॉडल में अप्लाई करते हैं। रेजिस्टेंस हमने क्या माना, 0 माना, क्योंकि लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है। तो ये रेजिस्टेंस को यदि यहाँ बनाऊंगा तो ये सिंपल से एक लाइन बनेगा। कंडक्टेंस मैंने क्या माना, 0। कंडक्टेंस 0 मतलब वो कैसा दिखेगा, ओपन सर्किट के तरीके से दिखेगा। यहाँ पे देखिए ओपन सर्किट। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत कम है तो ये ओमेगा एल कैसा दिखेगा, एज अ शॉर्ट सर्किट टाइप में दिखेगा। यहाँ पर देखिए मैंने शॉर्ट सर्किट टाइप में बनाया है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत कम है तो जे ओमेगा 1/j ओमेगा सी बहुत कम दिखेगा। तो वो किसकी तरीके से दिखेगा, एज अ ओपन सर्किट के तरीके से दिखेगा। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि यदि कोई ट्रांसमिशन लाइन है जो लो फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट हो रही है और साथ साथ वो लॉसलेस भी है, कैसी है, लॉसलेस भी है और लो फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट हो रही है, तो उसका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा कुछ दिखेगा, बिल्कुल ऐसा कुछ दिखेगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए ये एंटीना है। एंटीना क्या है, एंटीना का नेचर कैसा है, एंटीना एक मेटालिक स्ट्रक्चर है। किसी भी मेटल से यदि करंट पास हो, मेटल है तो कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस होगा। यदि मेटल है और कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है और करंट इससे पास हो रही है तो I²R लॉस होगा। इसी लॉस को हम क्या बोलते हैं, हीट लॉस भी बोलते हैं। तो मतलब मेटल की वजह से एक लॉस होगा। तो इस लॉस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, RA से। ये RA क्या है, ये किस लॉस को बता रहा है, ओमिक लॉस को बता रहा है। ओमिक लॉस क्यों, क्योंकि एंटीना मेटल से बना हुआ है। मेटल में ओमिक लॉस होने की पूरी पॉसिबिलिटी है और वो लॉस किसके फॉर्म पे होगा, हीट के फॉर्म पे हो जाएगा। चलिए आप देखे होंगे कि एंटीना के अराउंड, ये एंटीना है ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्टेड है। एंटीना के अराउंड 3 रीजन बनते हैं। पहला रीजन होता है 3 जोन, मेरे पिछले लेक्चर्स में भी देख लीजिएगा। 3 जोन बनते हैं, रिएक्टिव नियर फील्ड जोन। फिर दूसरा जोन कौन सा बनता है, रेडिएटिंग नियर फील्ड। फिर तीसरा कौन सा जोन बनता है, फार फील्ड जोन बनता है। तो आप देखिए पहला जोन जो है उससे वर्ड कौन सा रिलेटेड है, रिएक्टिव। तो अब सवाल ये है कि इसका मीनिंग क्या है। तो रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, एक तो इंडक्टर और दूसरा कैपेसिटर। दोनों क्या कर सकते हैं, एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। दोनों यदि एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं तो मतलब उनके पास मेमोरी टाइप जैसी चीज़ है, मतलब ये मेमोरी एलिमेंट हैं। दूसरी बात इनमें खास बात क्या है कि दोनों फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट हैं। आप देखें कि फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हैं आप तो एक्सएल भी चेंज हो जाता है, एक्सी भी चेंज हो जाता है। तो रिएक्टिव नियर फील्ड जोन पे एंटीना का नेचर क्या होता है, कुछ ना कुछ स्टोरेज नेचर का होता है। तो इस स्टोरेज नेचर को भी कंसीडर करना चाहिए जब मैं एंटीना का इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा। तो ये स्टोरेज नेचर भी मुझे कंसीडर करना चाहिए। मतलब मैं अब कुल मिला के ये बोलूँगा,
एंटीना एग्जिबिट सम स्टोरेज प्रॉपर्टी ऑल्सो। तो ठीक है, इस प्रॉपर्टी को भी मैंने देख लिया और इसको भी मुझे अपने इक्विवेलेंट सर्किट में दिखाना चाहिए। मैं देख आप जब मैं पूरा इक्विवेलेंट सर्किट एक्सप्लेन करूँगा तो उसमें एक्स से कंसीडर करूँगा। चलिए ठीक है, लेकिन एंटीना का एक और भी नेचर है। एंटीना का नेचर क्या है कि इट प्रोड्यूसेस रेडिएशन, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, आप सोच के देखिए कि यदि ये एंटीना रेडिएट कर रहा है तो बेसिकली मेरे इस सिस्टम से पावर का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इस सिस्टम से, इस एंटीना से, इस पूरे सिस्टम से यदि एनर्जी रेडिएट हो गई तो मैं ये बोलूँगा कि मेरे एनर्जी का क्या हो गया, लॉस हो गया है। तो अच्छा, एनर्जी का लॉस मैं किस एलिमेंट से दिखा सकता हूँ, इंडक्टर से कि कैपेसिटर से कि रजिस्टर से? तो मेरा आंसर होगा रजिस्टर से। क्यों? क्योंकि इंडक्टर कैपेसिटर तो एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि डेसिपेशन को दिखा सकता है। तो मैंने एंटीना का एक और नेचर कंसीडर किया कि एंटीना का नेचर क्या है कि ये रेडिएटिंग नेचर का होता है। रेडिएटिंग नेचर का होता है मतलब मेरी पावर क्या होगी, लॉस होगी। ये पावर लॉस को मैं कैसे दिखा सकता हूँ, रेजिस्टेंस से। और मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर किया रजिस्टर और इसको बोला आर। इसको बोलते हैं रेडिएशन रेजिस्टेंस। इसका मीनिंग क्या है? यदि इससे करंट पास होगी तो इसमें लॉस होगा, I²R लॉस होगा। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी एनर्जी लॉस होगी वो एनर्जी लॉस किसको बताएगा, रेडिएशन को बताएगा। और यही मैं किसी भी एंटीना से चाहता हूँ। तो आप सोच के देखिए कि क्या रेडिएशन रेजिस्टेंस किसी भी एंटीना का स्मॉल होना चाहिए? आंसर इज़ नो। क्या बहुत ज़्यादा भी हो जाना चाहिए? ऐसा भी नहीं कहूँगा। तो रेडिएशन रेजिस्टेंस किस बात को बताता है? रेडिएशन रेजिस्टेंस आपको इस बात को बताएगा कि इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जितना भी पावर लॉस हुआ है वही लॉस हमारा क्या है, रेडिएशन है। तो आपको तीन बातें समझ में आई। देखिए, इसका और इसका कंपैरिजन मत करिएगा। ये किस फॉर्म पे लॉस है, हीट के फॉर्म पे लॉस है। ये किसके फॉर्म पे लॉस है, रेडिएशन के फॉर्म पे लॉस है। तो आपको क्या चाहिए, रेडिएशन चाहिए कि हीट लॉस चाहिए? आंसर इज रेडिएशन चाहिए मुझे। तो कुल मिला के अब आप देखिए, अब इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट में आप देखिए, ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया। इसका इक्विवेलेंट इसमें Vg है और इसका इंटरनल इम्पीडेंस Zg होगा। Vg बनाया, इसका इंटरनल इम्पीडेंस Zg बनाया। ट्रांसमिशन लाइन कैसी है, लॉसलेस है। यहाँ लॉसलेस मतलब R = 0, G = 0। इसको एक सिंपल सी लाइन से दिखा दिया। एंटीना क्या है, मेटालिक स्ट्रक्चर है, इसमें हीट लॉस होगा तो RA से दिखाया। एंटीना कुछ स्टोरेज प्रॉपर्टी भी शो करता है, उसको XA से दिखाया। लेकिन एंटीना साथ साथ रेडिएशन प्रॉपर्टी को भी शो करता है और उस रेडिएशन प्रॉपर्टी को किससे दिखाया मैंने, RR से दिखाया। और इस RR को मैं क्या बोलता हूँ, रेडिएशन रेजिस्टेंस बोलता हूँ। तो आप रेडिएशन रेजिस्टेंस यदि बहुत कम है तो एंटीना कम पावर रेडिएट करेगा, तो रेडिएशन रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा भी होना चाहिए। तो ये था सर्किट मॉडल ऑफ द एंटीना। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द सर्किट मॉडल ऑफ द एंटीना इन ट्रांसमिटिंग मोड, और उसमें हम पावर का भी कैलकुलेशन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।